गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टेंस। आज हम टेंस स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। और काल क्या होता है? काल होता है समय। और जो समय होता है, जो टेंस होता है, वो तीन प्रकार का होता है। इसके तीन काइंड्स होते हैं। एक समय जो होता है जो हमारा वर्तमान में चल रहा है, जिसे हम वर्तमान काल और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है हमारा जो समय चला गया है, जिसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा जो आने वाला समय है, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं और इंग्लिश में उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार जो हमारे टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अब इन जो तीन टेंस हैं, इन तीनों टेंसेस के चार चार पार्ट्स होते हैं, प्रकार होते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कि चारों के जो नाम है वो सेम होते हैं। जैसे सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने गांव में सुना होगा कि एक मोहल्ले में चार एक ही नाम के लड़के थे। तो जब अगर उनसे कोई काम होता था, पेरेंट्स बोलते थे जाओ उनको कोई काम बता के आओ, या अजय को बुला के ले आओ। और अजय नाम के मान लीजिए चार बच्चे हैं, तो कैसे पता चलता था? तो बच्चा पूछता था कि बाबा जी हम कौन से अजय के पास जाएं। तो बाबा जी क्या करते थे? उसके पापा का नाम उसके साथ ऐड कर देते थे। ऐसे ही इन टेंसेस को पहचानने के लिए यदि हमें सिंपल पढ़ना है तो हम प्रेजेंट का पढ़ने हैं, या पास्ट का पढ़ना है, या फ्यूचर का पढ़ना है। इनका जो पेरेंट्स है, इट मींस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों में से किसी एक को ऐड कर देते हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट को हमने ऐड कर दिया। यदि हमें पढ़ना होगा पास्ट तो हम पास्ट सिंपल पढ़ेंगे, और यदि हमें पढ़ना होगा फ्यूचर का सिंपल तो हम फ्यूचर को ऐड कर देते हैं। क्लियर? तो आइए स्टडी करते हैं। तो हमारे तीन टेंस हो गए, कौन कौन से? नंबर एक पर हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हमारा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया हमारा फ्यूचर टेंस। क्लियर? और इन तीनों के हमारे चार पार्ट होते हैं। नंबर वन होता है हमारा सिंपल, जिसे इंडेफिनिटली बोला जाता है, इंडेफिनिट। दूसरा होता है हमारा कंटिन्यूअस, तीसरा होता है हमारा परफेक्ट, चौथा होता है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? पास्ट में भी हमारे ये चारों पार्ट होते हैं और फ्यूचर में भी हमारे ये चारों पार्ट होते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ही ऐड होते हैं। क्लियर? अब हम स्टडी करेंगे डिटेल्स में। तो नंबर एक पर पढ़ते हैं हम प्रेजेंट को, और प्रेजेंट में कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? सिंपल प्रेजेंट को। तो फर्स्ट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट। फर्स्ट टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट। तो बच्चों जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि इसमें हैबिट्स, रूटीन्स, यूनिवर्सल एक्टिविटीज, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इस तरह के सेंटेंसेस दिए होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर रूटीन और हैबिट में क्या अंतर है? बिल्कुल अंतर है, दोनों में डिफरेंस है। हैबिट का जो टाइम होता है वो निश्चित नहीं होता है, लेकिन रूटीन हमेशा निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल, आप स्कूल जाते हैं या आपके फादर ऑफिस जाते हैं तो टाइम इज फिक्स, तो इट मींस इट इज योर रूटीन। लेकिन एक मोहल्ले का व्यक्ति या तो गाली देता है, या कोई व्यक्ति बाहर असभ्यता करता है, या कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, तो उनका कोई टाइम नहीं होता है, उनका जब मन करे वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये उनकी हैबिट है। हैबिट का टाइम कभी निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लिया बहुत से बच्चों को नेल बाइटिंग की आदत होती है, तो कभी टाइम देखते हैं कि हमें 7 बजे करना है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उनका वो हैबिट होती है, और हैबिट का टाइम निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात, इंग्लिश में इस टेंस को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ सर्टेन वर्ड्स दिए होते हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। जैसे ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, ऑफन, डेली, once, usually,
समटाइम्स, एवरी वीक, मंथ, etc। इस तरह के जो एडवर्ब्स होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट में दिए होते हैं। अब इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये जानना भी जरूरी है। स्ट्रक्चर क्या होता है अभी पढ़ते हैं हम। तो आप एक बार नोट डाउन कीजिए, ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, ऑफन, डेली, वंस, यूजुअली, समटाइम्स, एवरी वीक, एवरी मंथ, etc। रूटीन के वाक्य इसमें होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो क्या होता है कि सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, ध्यान देने की बात होती है। ये सब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन वर्क को करता है, एक्शन को करता है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट के बाद आती है हमारी वर्ब। क्या होती है हमारी वर्ब? वर्ब क्या होती है? किसी भी कार्य का होना, किसी भी कार्य को करना हमारा वर्ब कहलाता है। और हिंदी में तो इसकी बहुत अच्छी पहचान होती है। हिंदी में यदि हम क्रिया में ना शब्द जोड़कर देख लें तो वो वर्ब बन जाती है। जैसे खेलना, पढ़ना, रोना, हंसना, घूमना, डांटना, नाचना, ये सब क्या कहलाती है हमारी? ये क्रियाएं होती हैं। इंग्लिश में इनको हम वर्ब बोलते हैं। ठीक है? तो इसके बाद इसमें आती है सीधे वर्ब। अब यहां पर दो बात ध्यान रखने की है। क्या? यदि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट वो सिंगुलर है यानी एक है तो इस वर्ब में हम यहाँ पर एस या ईएस को ऐड कर देते हैं वर्ब में, यदि वो सिंगुलर है। और यदि वो प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है तो हम एस या ईएस को रिमूव कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके लिए हम वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा एक्शन हो रहा है, तो वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट। इन हिंदी इट इज कॉल्ड कर्म। क्लियर? तो ये हमारा बनता है सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव पार्ट, असर्टिव पार्ट। इज इट क्लियर? एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ही एक सब्जेक्ट है और ही जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही मींस अकेला व्यक्ति है। तो हमने कहा कि वो प्ले करता है तो ही प्ले। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब सब्जेक्ट एक होता है, सिंगल होता है, तो उसकी वर्ब में, एक्शन में एस या ईएस को जोड़ा जाता है। तो प्ले में क्या जुड़ेगा? एस जुड़ेगा। ही प्लेज और क्या? क्रिकेट। क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? लेकिन यदि यही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो फिर हम एस या एस को रिमूव करते हैं। जैसे दे, अब दे तो बहुत सारे व्यक्ति होंगे, दे प्ले दे प्ले क्रिकेट। तो दोनों में क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारा एक, वो उसमें एस या ईएस जोड़ा। यहाँ पर सब्जेक्ट था हमारा प्लूरल, इसमें एस या एस को हमने रिमूव कर दिया। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं जिनके साथ आप एस या एस लगाएंगे और जिनके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे? तो जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जो हमारे सिंगुलर होते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोनाउन के रूप में ही, शी, कोमा, इट और कोई भी नेम जो एक हो। यहां पर आई को प्रेजेंट में प्लूरल माना जाता है। वी, यू और दे, इनके साथ हम एस एस को रिमूव करेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये सेंटेंस देखिए आप, ही प्लेज क्रिकेट। ये उसका फैक्ट है, ये उसका निश्चित है, इस काम को वो करता है, ये उसका आदत है, ये उसका कल्चर है। दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, शी गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाती है। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। तो ऑलवेज, डेली, ये हमें क्या बता रहे हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट में हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस या ईएस लगाते हैं
और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो एस सी एस को हम रिमूव करते हैं, केवल वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद डायरेक्ट फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं इसका नेगेटिव पार्ट। यदि हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं इसको? नेगेटिव में आप जानते हैं कि क्या यूज होता है? नेगेटिव में नोट यूज होता है। क्या यूज होता है? नोट। और नोट को यूज करने का तरीका क्या होता है कि जो नोट होता है कभी भी वो कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आता है। इज इट क्लियर? प्रेजेंट सिंपल में नोट कैसे आता है देखिए, अगर हम इस सेंटेंस को यहां लिखें ही प्ले ही प्लेज क्रिकेट, अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप देखें वर्ब में एस या एस लगा हुआ है, ये तो हमने पहचान लिया कि इसमें सिंपल प्रेजेंट है यानी एस एस लगा हुआ है। इसको नेगेटिव हम बनाएंगे तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए एक वर्ड होता है हमारे पास डू, हम इसे यूज करते हैं नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये वर्ड डू ही होता है, आपको भी सर डज भी सुना है हमने, हाँ डज कोई अलग से वर्ड नहीं होता। जिन सेंटेंस में एस या एस लगना होता है उसके स्थान पर वो एस या एस डू में आ जाता है और फिर जो वर्ब होती है उसमें से एस एस उसमें नहीं लगता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसी को लेते हैं ही, ये वर्ड है डू, अब इसमें एस लगा हुआ है, प्ले में तो आप एस लगाते हैं लेकिन जिनके बाद ओ आता है वहां पर हमेशा ई एस लगता है, तो यहाँ पर ई एस लग जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट, और जो हमारा प्ले वर्ड है वो एज इट इज लिखा जाएगा, फिर उसमें एस या एस की आवश्यकता नहीं होती है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? वी हैव द पुअर, वी हेल्प द पुअर, हम किसी पर्टिकुलर गरीब की सहायता करते हैं नेगेटिव में, लेकिन हेल्प करने वाला सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो जब नेगेटिव बनाएंगे इसको तो वी डू नॉट हेल्प द पुअर। इज इट क्लियर? ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसको इंट्रोगेटिव कैसे बना जाए। बच्चों पहली बात तो ये इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप ये सीख लें कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स, हाँ यस सर, टू टाइप्स होते हैं। कैसे? एक टाइप होता है वो जिनके आंसर हमें यस और नो में देने पड़ते हैं, यस और नो, इट मींस ऑप्शनल इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल हमने आपको इतना मार्कर दिखा था और हमने आपसे कहा कि क्या यह मार्कर है, इट मींस क्या यह मार्कर है, तो यदि आपको मालूम होगा तो आप कहेंगे यस, और यदि मार्कर नहीं होगा तो आप क्या कहेंगे? नो। इज इट क्लियर? तो ऐसे सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट हमारा दिया होता है। इट इज क्लियर? तो ऐसे जो ऑप्शनल इंट्रोगेटिव होते हैं इनको हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब आपको मिल चुकी है, वो क्या है? डू। ये और डू और डज, सिंगल सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अभी इंटरोगेटिव, मैंने आपसे पूछा डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है? यदि आपके पास होगा तो आप क्या कहेंगे? यस, और यदि नहीं होगा तो नो। डज मोहित गो टू स्कूल डेली, क्या मोहित रोजाना स्कूल जाता है? यदि वो जाता होगा, आपको मालूम होगा तो आप कहेंगे यस, और यदि नहीं जाता होगा तो आप कहेंगे नो। दूसरा हमारा जो सेकेंडरी इंट्रोगेटिव होता है इसे हम बोलते हैं डब्ल्यू और एच, डब्ल्यू एच फैमिली इंट्रोगेटिव होते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, इसके आंसर यस नो में नहीं दिए होते, इसके आंसर हमें अपने विवेक बुद्धि के आधार पर देने होते हैं, इसका आंसर हमें अपने हाथ से देना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सा होता है, चाहे वो डब्ल्यू से स्टार्ट हो या एच से स्टार्ट हो, उसके बाद आती है इसमें हेल्पिंग वर्ब, वो क्या होती है? डू या डज, कोई सा भी एक। इसके बाद दिया होता है इसमें सब्जेक्ट, क्या दिया होता है इसमें?
सब्जेक्ट। यदि वाक्य में दिया हुआ है नोट, तो नोट सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। और फिर आती है हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। दोनों ही सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इंट्रोगेटिव की अपनी पहचान क्वेश्चन मार्क की होती है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ही होता है। अब एग्जांपल देखते हैं कैसे, जैसे वेयर डज हर फादर लिव, वेयर डज हर फादर लिव, उसके पापा कहाँ रहते हैं। सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहाँ रहते हैं मीन्स वेयर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, एक्शन यानी वर्ब। इज इट क्लियर। दूसरा सेंटेंस, व्हाई डू दे फाइट विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं, वो एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। लड़ने वाले जो हमारे सब्जेक्ट हैं वो प्लूरल है, इसमें हमने इसलिए यूज किया यहाँ पर डू। इज इट क्लियर। अब एक हमारा एक्सेप्शनल यूज भी है बेटा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, वो क्या होता है, जैसे क्वेश्चन वर्ड है हमारा हु, इसके साथ हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं देखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। हु टीच यू साइंस, आपको साइंस कौन पढ़ाता है, आपको साइंस कौन पढ़ाता है। क्लियर। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ बेटा, हु के साथ हमने डू भी नहीं लगाया और डज भी नहीं लगाया। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया सर इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन एक्चुअली डू और डज का प्रयोग आप किसके अनुसार कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब क्या इसमें सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला व्यक्ति है नहीं ना, लेकिन हम जनरल थॉट के अनुसार ये मान लेते हैं कि पढ़ाने वाला व्यक्ति एक ही व्यक्ति होगा जो पढ़ा रहा होगा साइंस को। इज इट क्लियर। तो हम क्या करते हैं वर्ब में एस या एस लगा देते हैं, उसके साथ डू या डज लगाने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इज इट क्लियर। तो आज आपका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो पूरा होता है। इज इट क्लियर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप अच्छे से समझ गए होंगे। आप अच्छे से और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थैंक यू।